89 में हमारे हस्बैंड श्रीमान जी आए, तो उसी दरमियान कुछ ऐसे लोग थे हमारे आसपास जो बनवासी समिति से, बनवासी क्षेत्र से, छात्रावास से जुड़े थे और उनके जरिए मैंने बालक छात्रावास में कदम रखा। आज वो नर्सिंग में है, डॉक्टरी में है, पुलिस में है, टीचर में है। बिना जूझने से संघर्षों के बीच में नहीं जलता है और मैंने वो प्रयास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे किशोर न्याय बोर्ड और उससे जुड़ी जरूरी बातों पर। हमारे साथ हैं रीता जायसवाल जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की किशोर न्याय बोर्ड चयन समिति की सदस्य हैं और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ी हुई हैं। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, ये आश्रम जो है मेनली महिलाओं के लिए कार्य करता है, या यूं कह लें यूथ के लिए कार्य करता है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि इससे आप जुड़ी कैसे और कैसे ख्याल आया कि इसको आगे बढ़ाया जाए? शुरुआत कब से हुई? साईं जी, ये जो संगठन में वनवासियों के लिए ही ये संगठन का काम शुरू किया गया सन 52 में। इसका जो राष्ट्रीय संगठन है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, और इस संगठन के जरिए देश के सभी प्रदेशों में अलग अलग नाम से ये संगठन काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सेवा समर्पण संस्थान, जिसकी एक इकाई बनारस में है, और वहाँ पे वनवासी लड़के और वनवासी लड़कियों का अलग अलग छात्रावास संचालित होता आ रहा है। मेरे जुड़ने का जो प्रश्न आपने किया, चूँकि एक कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहेंगे, मेरी शादी ही वनवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे श्रीमान जी हैं, और मैं जब शादी में गई तो मुझे देखा कि भाई यहाँ के वनवासी जीवन, वनवासी क्षेत्रों में रहने वाली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका जीवन स्तर मुझे कहीं ना कहीं मन को एक संवेदनशीलता से सोचने पर मुझे लगा और मैंने सोचा। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर नियति के साथ आप किसी विषय को चिंतन करते हैं तो उसका साकार होने का अवसर ईश्वर देता है, और मैंने इसको साकार करने का जो अवसर बनारस में 89 में हमारे हस्बैंड श्रीमान जी आए, तो उसी दरमियान कुछ ऐसे लोग थे हमारे आसपास जो बनवासी समिति से, बनवासी क्षेत्र से, छात्रावास से जुड़े थे और उनके जरिए मैंने बालक छात्रावास में कदम रखा। तो मैम, ट्राइबल्स, उनको सिखाना और समझाना और उनसे बात करना, एक उनकी स्वयं की दुनिया होती है अपनी, कि उसमें वो जल्दी किसी को एंटर नहीं। तो उस जगह पे क्या क्या परिस्थितियां बनी आपको जब उन लोगों को एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाना और नई नई चीजों के लिए आगे बढ़ाना? जी। तो क्या दिक्कत हुई थी उस टाइम पे? ये जो चीजें आई सामने आपके कहने से कि दिक्कत है, दिक्कत जरूर हुई, पर लड़कियों की जो शिक्षा की जब बात आती थी तो ये होता था कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनके अभिभावक से मिलना जरूरी है। बालकों में तो चल रहा था, और इसी के लिए हमने फिर एक यात्रा किया, वन यात्रा, और वन यात्रा से जो हमें रिस्पांस मिला कि वहाँ के अभिभावकों को समझाना, सिखाना, उनको अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजना, इसके लिए अनवरत हम लोगों ने जो यात्रा किया, और उसका प्रतिफल ये मिला कि सन 91 में जो मैंने कदम रखा था और 92-93 2 साल हमको संपर्क करने में लगा, और 94 में छात्रावास के स्वरूप को लेकर के बनारस में लड़कियों का छात्रावास संचालित शुरू हुआ। और आज ये स्थिति है कि उनके मन में ये बात आ गया है कि हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए जैसे हमारे वनवासी लड़के पढ़ते हैं। उसके पीछे एक समस्या का समाधान भी दिखता है, जो मैं कहना चाहूँगी कि जो वनवासी बालक पढ़ते थे तो मोस्टली जब वो पढ़ लेते थे और उनकी कम्युनिटी में लड़कियाँ पढ़ी लिखी मिलती नहीं थी, तो शादी के लिए उनके पास एक चॉइस ही नहीं रहता था कि वो अपने कम्युनिटी में शादी करें। तो मेनली वो कन्वर्जन जो होता था जिन वनवासी क्षेत्रों में लड़कियों का ईसाइयों द्वारा, उनके साथ उनका ज़्यादा। तो इस बात को संगठन ने देखा कि इक्वालिटी भी नहीं है जी, और संगठन ने भी इस पर सोचा, और उसका ही एक प्रभाव पड़ा कि आज वनवासी क्षेत्रों में लड़कियां भी अच्छे से पढ़ के निकल रही हैं और लड़के भी पढ़ के निकल रहे हैं। तो उनका जो गृहस्थ जीवन है, पढ़ने के बाद का जो जीवन है, वो भी शिक्षित भी है, संस्कारित भी है, और अपनी जीवन शैली को उन वनवासी क्षेत्रों में रह करके भी उन्हें जीवन जीने का एक तरीका शिक्षा के माध्यम से आ रहा है, और बहुत परिवर्तन सका। अभी आपने मैम कन्वर्जन पे बात की जी, तो कन्वर्जन का जो मसला है वो कहाँ से आपको पता चला कि कन्वर्जनशिप भी हो रही है?
वो मसला तो ये सदियों से चला आ रहा है, आजादी के पहले से था। जैसे मैम वो हाँ। आदिवासी हैं जी, तो अब उनको ये सिखाना कि कन्वर्जन है कि आपका क्यों किया जा रहा है कन्वर्जन। तो उनको यही बात समझ में आया ना कि जैसे वो गांव में है, जंगल में है, वहाँ पे हम लोगों के जाने आने से उनको इस तब समझ में आया कि जो अभी हम पूजा पाठ कर रहे हैं या जिनके साथ हम मिशनरियों से जुड़े हैं और अब हमारे लोग अपने आए हैं, तब उन्होंने ना, जब हम कोई चीज़ जब डबल होता है उनको सही रास्ता तभी समझ में आता है कि ये सही है जब दूसरा पक्ष भी उनको दिखता है। तो अब उनको लगने लगा कि नहीं, जो हमारे ईसाइयों द्वारा हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ है और हम शिक्षा के माध्यम से और जो हमारा शिक्षा का कार्य है वो यहाँ पे जो हो रहा है वो थोड़े ही दूर तक मुझे जाने के बाद किधर ले जाते हैं ये मुझे नहीं पता। तो लड़कियों का शिक्षा का जो कार्य हो रहा है उससे कहते हैं ना कि एक लड़की संस्कारवान होती है तो परिवार समाज सभी बदलने की साहस उसमें आता है। तो बनवासी लड़कियों की शिक्षा का बहुत बड़ा परिवर्तन बनवासी क्षेत्रों में दिख रहा है। आज वो नर्सेज में है, डॉक्टरी में है, पुलिस में है, टीचर में है और सबसे बड़ी बात है कि अच्छी गृहिणी बनकर वो अपने बच्चों को भी अब आगे पढ़ने के लिए भेज रही है। मैम आपके आश्रम में जो सबसे पहली संख्या थी लड़कियों जी जी, वो कितनी थी और अभी कितनी है? ये जो हमारी प्रारंभिक जो हमारी संख्या थी वो 7 लड़कियां थी और 7 को हमने शुरू किया था। कहना चाहिए 5 और 7, कभी वो 2 आती थी कभी नहीं आती थी, पर 7 हम मान के चलते हैं। आज उस पहले जो बैच था, आज उस बैच की जो बच्चियां थी, आज उनके बच्चे हमारे साथ पढ़ने आ रहे हैं। बच्चे और भी जुड़े हुए हाँ हैं। बच्चे भी जुड़े हैं, कार्यकर्ता के बच्चे भी आश्रम में आ रहे हैं और समझ लीजिए कि वो 11 हुई, 15 हुई, 25 हुई, 35 हुई, 40 हुई, 45 तक की संख्या। तो बनारस के बाद और कहाँ तक आप हमारे आपका संगठन का विस्तार- जो है, विस्तार- जो शाखाएं हैं जी वो हमारे मानिकपुर में है, लड़कों के छात्रावास गोरखपुर में है, इलाहाबाद प्रयाग में है और इस तरह से बनारस में भी है। पर लड़कियों की अभी छात्रावास को लेकर के तो जो विस्तार है वो विस्तार उतना नहीं हुआ, होगा जब कार्यकर्ता भी अच्छा हो तो लड़कियों के जो छात्रावास को बाहर संचालन। की छात्राएं भी जुड़ी हैं? नहीं, बस बनवासी बनवासी कम्युनिटी ही हमारे कल्याण आश्रम के दिशा निर्देशों से छात्रावास में रखी। तो बच्चों के मामले में मैम अभी और क्या क्या सुधार जरूरी है कि आपको लग रहा है कि लड़कियां और लड़के, जैसे आपको समझ में आया कि इक्वालिटी जरूरी है, लड़के पढ़ जा रहे हैं पर लड़कियां एजुकेट नहीं हो रही हैं तो इक्वालिटी नहीं बन पा रही है। जी, तो जी। और क्या क्या आपको लगा कि लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों को यहाँ भी स्टैंड करना चाहिए? नहीं, अब तो ये है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं। तो हर जगह आप देखिए, अपने जी। जनरल यूपी बोर्ड हो जी। या सीबीएसई हो, तो लड़कियों की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उसको अगर प्रमोट किया जाता है तो आप बेहतर पाएंगे। तो वही चीज़ बनवासी क्षेत्रों में भी है कि लड़कियां कमांडिंग अच्छे हो रही है शिक्षा के माध्यम से। वैसे भी कम्युनिटी को देखिए तो बनवासी क्षेत्रों में महिला डोमिनेटिंग कल्चर है ही है। जी। और ये शिक्षा के माध्यम से जो लड़कियां अब जा रही हैं वो सामंजस्य बिठाने के साथ साथ जीवन जी रही हैं। उनमें वो डोमिनेटिंग होना पीछे है, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी खेती को, बनवासी कला संस्कृति को भी लेकर के वो संवेदनशील और जागरूक हो रही है। अच्छा मैम, कला संस्कृति की आपने बात की, तो किन किन चीजों को सिखाया जा रहा है? जैसे शिक्षा तो मेन है ही है, जी जी, शिक्षा है मेन, मेडिकल आप सिखा रही है कि किस तरह से अपनी चीजों का ध्यान रखो, खास करके महिलाओं को जागरूक कर रही है। तो बाकी और कौन कौन सी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है कि महिलाओं को इस चीज में भी निपुण होना चाहिए, अच्छा बहुत सही, हाँ, सही सवाल है शाइन जी आपने किया। देखिए, बनवासी जो जीवन है वो प्रकृति के साथ ही जुड़ा, ये सभी जानते हैं। तो उनको ये जो चीजें हैं कि पेड़ की पूजा करना, हमने बनवासियों को ही जाना है, हम लोग करते हैं, पर ये प्रकृति के साथ उनका जुड़ा जीवन। तो पेड़ की सुरक्षा करना, उसके साथ प्राकृतिक गुणों को जीवन में, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति भी यदि है तो वो सोचते हैं कि प्रकृति के साथ ही हमारा तबीयत ठीक होगा। दूसरी चीज, खेती उनका अपना आधार है। तो जो उनका कला संस्कृति है कि वो जो प्रकृति का जो आनंद है वो हमको आपको भी मिलता है ना, तो वो तो जीवन उनका उनके साथ है। तो हमको लगता है, जो मैंने अनुभव किया, कि उनका जीवन जो है वो हमारे लिए एक मिशन है कि हम उनके साथ जुड़ के हम शहरी जीवन को और आनंदित करने का हमें सीख मिला है कि नहीं, हमें प्रकृति के साथ रहना चाहिए, हमें प्राकृतिक भोजन करना चाहिए, हमें प्राकृतिक जो उनकी जो दवाइयाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं। मैम, ये ट्राइबल्स लोग जो होते हैं ये आयुर्वेदिक चीजें बहुत इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, और कहते हैं कि आप एलोपैथी यूज कर लो और उसके कंपैरिजन में आयुर्वेदिक यूज कर लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है।
आप अगर आयुर्वेदिक चीजें ले रहे हो थोड़ा टाइम लगता है, जी जी, लेकिन चीजें जो है वो बेटर से बेटर और ज्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल। तो उनसे भी कह सकते हैं कुछ सीखने को मिला या हाँ कुछ? हाँ, जैसे वो लोग हम बनारस में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, बच्चियां मेरे पास आती हैं, जी तो अब हमने देखा उनके साथ बात करते करते कि दीदी जी हम लोग ये करते हैं, जी दीदी जी हम लोग ऐसे खाते हैं। जी तो जो उनका जो हम सुनते हैं तो मुझे लगता है कि देखो ये लोग को हम लोग कहते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, पर ये अपने जीवन को पढ़े लिखे से बेहतर जीवन जी रही हैं, क्योंकि ये उनके साथ रहती हैं। जैसे मिट्टी है, काली मिट्टी है, उन लोगों ने बताया कि काली मिट्टी से हम लोग सर्द होते हैं। क्षेत्रों में जो चीज़ें होती हैं, त्रिफला है, आंवला है, ये सब भी वो चीज़ उनको बताती है कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फल कैसे खाया जाता है, अनाज जो पैदा होता है वो कैसे खाया जाता है। तो कुछ चीज़ें तो हमें लगता है शहर वालों की सोचना होगा, सोच भी रहे हैं कि हम वनवासी जीवन को अगर अपना लें उनको तो हम ज़्यादा occupy स्वस्थ करें, रहें। तो वो ज्यादा स्वस्थ और स्वस्थ रहें। लाभप्रदक हैं। एक बहुत बड़ी बात बताएंगे आपको। जी कोरोना के समय मैं ये मास्क बांटने में गई थी वनवासी क्षेत्रों में। अब आप यकीन करिएगा कि वहाँ पे सब कह रहे हैं अरे बहन जी ये क्या है, तो हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है क्या बताया। बोले नहीं, हम लोग को तो यहाँ ना कोई बीमार है, ना हम लोग कभी अस्पताल गए, और ना हम लोगों का कोई तबीयत खराब है। तो हम लोग को तो स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, जो भी उनके यहाँ पानी है, झरने का पानी होता है, हैंडपंप सरकार ने लगाया भी है, और अब तो सरकार का है कि घर घर नल की योजना, अब तो और अच्छा हो रहा है। तो वाटर की भी जो एक दूषित बात होती थी, शुद्ध पानी का, वो भी समस्या उनके पास अब नहीं रहा। तो उन लोगों ने इसको देखा और बताइए वनवासी कोरोना कोई उनके प्रभाव नहीं था। तो अब आप किसको मानेंगे, शहर में तो बहुत सारी आपाधापी थी, काफी लोग पर वहाँ पे कोई समस्या वापस नहीं ही थी। नहीं आए हाँ। हॉस्पिटल तो से। कोरोना ने दिखाया कि वनवासी जीवन में कोरोना का कोई असर नहीं रहा। तो आप क्या मानती हैं कि हमारा जीवन स्वस्थ है? उनका और स्वच्छ ज्यादा है, बेहतर है। उनका ज्यादा जी। ये है कि वो आयुर्वेदिक चीजों से बहुत जुड़े, जी। वो प्रकृति से बहुत जुड़े बस हुए हैं। एक ही चीज का जो था, शिक्षा। हम्म, उसको हमें लगा कि शिक्षा के माध्यम से वनवासी जीवन को और पुष्ट और समृद्ध और उस तरह से रेखांकित भी किया जा सकता है भविष्य में कि लोग शहरी जीवन से वनवासी जीवन को अगर कंपेयर करें तो उनको लगेगा कि वनवासी जीवन शिक्षा का अगर स्तर वहाँ अलग जो जगाया है कल्याण आश्रम में, वो जितना मजबूती से वहाँ बढ़ता जाएगा, वनवासी जीवन हमारे लिए एक उदाहरण बने, ऐसा हम सोचते हैं। और हमें लगता है कि इसमें सोचने में कोई गलती भी हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी शादी आपने कहा वहां से हुई, जी जी ठीक है, तो आपने देखा तो आपको प्रेरणा मिली कि नहीं इनको सिखाना चाहिए। जी जी तो आपके जो हमसफर हैं, जो आपके, जी जी उन्होंने इसमें कितना सहयोग किया आपका? देखिए, वो श्रीमान और श्रीमती जी का जो ये इसमें टैग लाइन है, ये मैम है कि कर्मपथ के हमसफर, जी, आपने जैसा कि यहाँ पे लिखा, तो काफी मतलब कृष्ण सर के बारे में बात भी करना चाहेंगे कि उन्होंने कहा Thank you. कि आगे बढ़ाने में सहयोग, कहते हैं कि एक उदाहरण है कि एक महिला का बड़ा सहयोग होता है किसी को आगे बढ़ाने में। जी जी तो ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि सर का बड़ा सहयोग रहा है बिल्कुल। कि आपको आगे प्रेरित करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमारे इंजीनियर साहब हमें सपोर्ट ना करते, उस समय तो मेरी शादी के बाद जस्ट मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो ये तो स्वाभाविक है, मानना ही है। मैं कहूँगी कि बिना उनके सहयोग के तो मैं एक कदम नहीं चल सकती थी। बस ये है कि मेरे उनके कदम में इतना सामंजस्य था कि मेरी किसी भी काम से उनके अपने अधिकारी जीवन में, अपने जो भी उनकी रूटीन था उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए, ये मैं ध्यान देती थी। और वो भी मुझे ये बात का ध्यान देते थे कि अब मेरी पत्नी सामाजिक जीवन भी, संगठन का काम कर रही है, तो वो पहले से मुझे बता देते थे कि कल मेरा ये दौरा है, कल मेरा ये काम है, तो मैं उसको मैनेज करते। तो दोनों हम लोगों ने मैनेजमेंट को, घर के पहिए को चलाने में बहुत ही कनेक्टिविटी रही हम दोनों की टाइम पे एक महिला के लिए, क्योंकि एक भारतीय नारी जो होती है उसको, अगर वो वर्किंग है जी, और आप समाज सेवी हैं, आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो उसके लिए दोनों चीजें मैनेज करना मतलब काफी मुश्किल है। ये तो मैम जानना ही चाहेंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगी, मैंने शादी के 10 साल बाद एमए किया जी। मेरे को बहुत शौक था कि मैं डॉक्टरेट करूं। अच्छा, शादी के 10 साल बाद एमए किया। हाँ, मेरा बहुत मतलब मुझे बहुत इच्छा थी मैं पढ़ाई करूं आगे, लेकिन नहीं हुआ, तो बाद में हमने एमए किया। एमए के बाद मैंने रिसर्च ज्वाइन किया, तो मेरे इंजीनियर साहब ने एक लाइन बोला था, मैं बताना चाहूंगी आपको जी, कि कनेक्टिविटी और पॉजिटिविटी और एक दूसरे के प्रति विश्वास जीवन को हमेशा खुशहाल रखता है।
इन्होंने कहा तुम पढ़ाई कर ली, कोई बात नहीं, तुम्हारा एमए करने का मन था, लेकिन अगर तुम रिसर्च करोगी तो संगठन का काम तुमने शुरू कर दिया है, छात्रावास में देखना है, घर भी देखना है, तो तुम्हें यदि नौकरी करना है तो तुम रिसर्च करो, हम मना तो नहीं करेंगे, नौकरी है, लेकिन अगर तुम्हें समाज सेवा ही करना है तो फिर इसकी क्या वैल्यू है, बताओ। मैंने कहा और घर भी तुम्हें देखना है, देखती हो, घर के लिए हम देखते हैं, तुम हमेशा अलर्ट रहती हो, इतना मेहनत घर में भी तुम्हें देखना पड़ता है, मैं तो नौकरी में बाहर रहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है। बोले बस ठीक। उसी दिन से मैंने जो रिसर्च का सिनॉप्सिस था मेरा जमा था, मैं उसको रिजेक्ट किया और मैंने समाज सेवा को ही जीवन में अपनाया। इनके ही सहयोग और सुझाव को मैंने हमेशा सम्मान दिया और इन्होंने भी मेरी इच्छा का पूरा सहयोग और समर्थन दिया। मैम, आपके आश्रम से जो भी लड़कियां पढ़कर निकली हैं तो बता सकती हैं आप अभी वो किस जगह पर हैं और किन किन पदों पर नियुक्त हैं? हाँ भाई, कुछ तो बच्चे हैं जो अभी रिसेंटली पढ़ के जो गए हैं। नागालैंड की एक लड़की है पोइसाना का हमने इसमें डाला भी है। जी। आज जो आगरा से हिंदी से उसका था कि नागालैंड में हिंदी का थोड़ा प्रचार कम है तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे संगठन के लिए कि नागालैंड में हिंदी का प्रचार यहाँ की पढ़ी हुई छात्रावास की लड़की कर रही है। लड़की पुलिस में है, एक हमारे लखनऊ में बैंक में है, पानीपत में है, तो लखीमपुर खीरी में टीचर है, श्रावस्ती में है और खेलकूद में है, बाकी संगठन के होल टाइमर भी बनी है। तो ये सब शिक्षा के बाद सब अच्छी जगह पर और अच्छी गृहिणी है, अच्छी गृहिणियां बच्चों को पढ़ाने में। मैम कहना गलत नहीं, आप ही से इंस्पायर्ड है मैम, आप भी एक अच्छी गृहिणी और समाज सेवी दोनों ही हैं। थैंक यू शाइन जी। वो आप ही से इंस्पायर्ड है। तो मैम जो लड़कियां भी निकली हैं तो उस टाइम पे जो संख्या थी 7 और 5 आपने बताया, 7 और 5 का आंकड़ा, तो अभी फिलहाल जो संख्या है उसका क्या आंकड़ा? अभी 34 गर्ल्स हैं। 34 गर्ल्स हैं। और अब तक की मैम कितनी बच्चियां निकल चुकी है, यूथ निकल चुके हैं? क्योंकि मेनली आपका यूथ पे ही है। हाँ, यूथ, लड़कियां यूथ है, लड़कों का भी है पर हम उतना उधर नहीं देखते हैं। उधर हमारी समिति है, हम लोग की कंबाइंड मीटिंग होती है, दोनों तरफ देखते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमने लड़कियों की स्पेशली अपने आप नेचुरली वो धीरे धीरे आ गया, क्योंकि लड़कियों की जिम्मेदारी आपको भी पता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। और आप एक वनवासी क्षेत्र से समझाकर माँ बाप को ला रही हूँ, महिलाओं को वहाँ से, बच्चियों को निकाल के, तब तो जिम्मेदारी और दोगुनी हो जाती है। बिल्कुल। और इंटर तक हम पढ़ाते हैं, इंटर के बाद की जिम्मेदारियों में हम लोगों का कन्वर्सेशन होता है, वार्ता होती है, चर्चा होता है संगठन में भी कि हम लोग जुड़े रहते हैं कि इंटर के बाद वो लड़की और क्या करना चाहती है, तो हम लोग उसको उधर से भी कोरिलेट करते हैं, संपर्क के माध्यम से सहयोग करते हैं। हमारी गाइडलाइन चलती रहती है कि हमारे बच्चे जो पढ़ने लायक हैं या पढ़ना चाहते हैं, यहाँ के छात्रावास से निकले हैं लड़कियाँ, तो उनको हम आगे भी बढ़ाने में मदद करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे छात्रावास में अगर हमको 50 लड़कियों की संख्या आती है तो हमें 10 लेना पड़ता है, इसलिए कि संख्या में उतनी ही रखना हम ज़्यादा प्राथमिकता हमारी रहती है कि जो भी बच्चियाँ यहाँ आएँ उनका पूरा तरीके से हम देख रेख अच्छा हो। संख्या से ज़्यादा हम उनकी गुणवत्ता पे, उनके जो समय मिला है इंटर तक, वो अच्छे से पढ़ के जाए। क्वालिटी बना कर क्वांटिटी निश्चित रखकर और क्वालिटी पे ध्यान देना है। एक तरह से हुनर बनाना है, हुनरमंद बनाना है विद शिक्षा के साथ। और उनका हम रोजगार के लिए भी उनको हम गर्मी की छुट्टी में जो बच्चियां हमारी चाहती हैं कि हमको कुछ आगे, ऑब्जर्वेशन का भी एक हमारा एक टीम है जो हम लोग छुट्टियों के पहले एक करते हैं कि कौन सी लड़की क्या बन सकती है इंटर के बाद, तो उस पर भी हम लोगों का एक डिस्कशन चलता है। तो फिर हम कौन सी लड़की को मेडिकल में जाना है, कौन सी इंजीनियरिंग में जाना है। तो आप ये भी मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप नोटिस करते हो कि इसमें क्या स्किल है, स्किल के हिसाब से आप उसको ट्रेन भी करते हो, मतलब उसको गाइड करते हो कि आप ये करो, ये चीजें करो। तो ये भी हम लोगों का रहता है कि भाई हमारी बच्चियों को, जब हमारी कुछ टीम है जो हमारे बनारस में अच्छी हमारी टीम में लोग जुड़े हैं, तो वो कहते रीता जी हमने कहा बिल्कुल आइए, ऑब्जर्व करिए। उनका कला संगीत बहुत बड़ा बेस है, वो तो प्राकृतिक कहते हैं गिफ्टेड है, प्राकृतिक देन है बनवासियों के पास। नाचना, गाना बजाना, आप देखते होंगे मोदी जी का कोई प्रोग्राम होता है, आप देखिए बनवासियों कितना ढोल है, ये उनका देश भी कहते हैं, वहाँ पे भी वाद्य यंत्र उनके अलग अलग होते हैं। तो इनका जो प्राकृतिक नैसर्गिक प्रतिभा है वो संगीत है और खेलकूद है, वो कला में, वो क्योंकि वो फिजिकली फिट रहते हैं। जैसे कि अभी बात की थी हम लोगों ने कि वो लोग आयुर्वेदिक चीजों पे और
इन्वायरमेंट पे ज्यादा डिपेंड बिल्कुल। होते हैं, ना कि वो शहरी व्यवस्था की वो तरफ डिपेंड नहीं होते, इन्वायरमेंट के साथ ही उनकी लाइफ स्टाइल ही बनी हुई है। जीते ही उसी जी, के साथ पूजा भी प्रकृति करते हैं, पेड़ों की करते हैं, जल की करते हैं, गाय की करते हैं, सारी चीजें तो उनके पास हैं। आज हमारी सरकार भी उन्हीं चीजों को तो लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। तो मैम सरकार का और कितना सहयोग मिल रहा है इसमें? सरकार का सहयोग ये मिलता है कि जो हमारा संगठन है, चूंकि हम संगठन का ये कार्य है, तो इसमें सरकार का ऐसा कोई भूमिका ऐसी नहीं होती है कि हम सरकार के पास जाएं। सरकार को जहां भी समझ में आता है वनवासियों के लिए कर ही रही है अपने स्तर से। तो हमारा जो संघ जीवन है, संघ का जो दायित्व है, उससे समाज को जोड़ के ये संगठन हमारा काम करता है। जैसे कि मैम कहा मैंने कि सरकार मतलब ये कहना का मतलब था मेरा कि जैसे आप पढ़ा रही हैं तो एक्सपेंसेस और सारी चीजें, तो सरकार उसमें कुछ सहायता प्रदान करती है? देखिए, संघ का मेन सोच ये एजेंडा ये है कि हम समाज से जुड़ के अपने थीम को, अपने विजन को, समाज के कार्य को बढ़ाएं। तो हम समाज से हम सहयोग लेते हैं, 24 घंटे हम समाज से बात करते हैं। अब तो फ़ोन आ गया, पहले तो फ़ोन भी नहीं था, तो हम लोगों को खुद जाना पड़ता था किसी बिजनेसमैन के यहाँ, किसी डॉक्टर्स ग्रुप को, इंजीनियर्स ग्रुप को, जहाँ हमें उम्मीद लगती थी हम अपनी बात को कहते थे। अब तो फ़ोन से बहुत ही, और अब जानकारी भी हो गई है, लोग कनेक्ट भी हो गए हैं बनारस में। तो ऐसी कोई बात नहीं है, समाज बहुत बड़ा सहयोगी है। समाज ही तो सरकार को टैक्स देती है, तभी सरकार चलती है। अच्छा, आपके पिताजी के बारे में भी बात हो रही थी। अच्छा। तो आपने कहा कि वहां से आपको प्रेरणा मिलना शुरू हुई। निश्चित साईं जी। तो किस तरह से पिताजी ने सहयोग किया इसमें आपका? देखिए, पिताजी तो, मैं तो बहुत, जब मैं पैदा हुई तो हम उस गांव में, उस जिले में पैदा हुए जहाँ की मोहम्मदन कम्युनिटी ज़्यादा थी और वहाँ स्कूल कॉलेज नहीं था। तो पैदा हुई तो मेरे पिताजी ने स्कूल खोलने का सपना देख लिया और मैं उसी स्कूल में पढ़ी जिस स्कूल को मेरे पिताजी ने जन्म दिया। तो जब मैं ज्यों बड़ी हुई, पढ़ती गई, हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसी अपने ही कॉलेज से किया। आज मैं उसकी प्रबंधक भी हूँ। तो मुझे लगा कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के जीवन को बहुत अच्छे से निखार सकती है और कोई व्यक्तित्व का कोई भी औजार नहीं है, कोई हथियार नहीं है शिक्षा के माध्यम से। देखिए, आप भी यहाँ बैठी हैं जी। अगर आप शिक्षित हैं तभी तो आज हमसे आपकी बात हो रही है। तो शिक्षा मेरे पिता ने मुझे वो बीज बोया था जिसको साकार हमारे संगठन में आके मैंने किया और वो भी बहुत आनंद आता है कि हमने शिक्षा का कार्य वनवासी बालिकाओं के लिए वनवासी जीवन को जानने का अवसर मिला। तो मैं तो प्रभु की भी शुक्रगुजार हूँ और अपने कल्याण आश्रम की भी, मुझे उसने मौका दिया। मैम, कितने वर्ष हो गए आपको ये कार्य करते करते? अब 91 से 25 देख लीजिए, जो भी लंबा सफर हो। काफी, मतलब यूं कह सकते हैं कि आपको 27, 28, 30 साल हो रहे हैं लगभग। तो मैम, सबसे ज्यादा कोई ऐसा पल आया है कि आपको लगा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसमें समय जाएगा, ऐसा कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक वक्त आया था जब हम वन यात्रा में गए थे जी। तो बहुत ज्यादा जुड़े भी नहीं थे, सामाजिक जीवन का अनुभव सुन करके तो था, क्रिएटिविटी तो नहीं थी उतनी। तो जब हम वन यात्रा में गए तो हमारे 3-4 महिलाएं थी, वो सभी हमसे उम्र में बड़ी थी जी। और जो ड्राइवर था वो भी यंग था। तो जब मैं वन यात्रा में गई तो एक नदी पड़ी, वो उधर का कचनरवा करके है, मुझे याद आ रहा है। नदी में जब हमारी बस पार हो रही थी तो ड्राइवर ने बहुत डिस्कशन किया, हम नहीं ले जाएंगे बहन जी उधर, बस पता नहीं बहने का डर लग रहा है और लोग कह रहे हैं कि उधर से लौटने में अगर आप देर करेंगी तो भी दिक्कत है क्योंकि जंगल में उस समय जानवर आते हैं। ड्राइवर ले ही नहीं जा रहा था और हम लोग उधर पार नहीं करेंगे तो हम जंगल में यात्रा नहीं हो पाएगी। तो वो कह रहा है कि देखिए, आप लोग तो सब लोग हैं, हम अगर हमको कुछ होगा तो हमारा परिवार का क्या होगा। और महिलाएं भी थोड़ा सा हिचक रही थी। तो वो पल जो था, मुझे लगता है कि किसी को भी आप अपने विचारों से कन्विंस कर लें, ये बिना भगवान की कृपा के तो नहीं होता है। मुझे लगा ये यात्रा अधूरी ना रह जाए और वो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन था जिसको मैंने समझा करके नदी के उस पार बस गई और शाम को लौटी और हमारी यात्रा पूरी हुई। अगर वो यात्रा हमारी रुक जाती तो निश्चित है कि जो बनारस में लौटने के बाद एक संदेश जो जाता है, वरना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो जो हम संदेश देना चाहते थे वो हम दे नहीं पाते, ना हम जंगल के लोगों को कन्वर्ट कर पाते या बात मिलते ही नहीं। और बनारस में अरे यात्रा तो गई थी, लोग तो आधे से लौट आए। तो वो जो धर्म संकट था वो भगवान ने हमें पार कराया। और वो स्थिति को मैं आकलन इसलिए और करती हूँ कि जब हम लौट रहे थे मेरी बस भी खराब हो गई, गर्मी का दोपहर, पहाड़ों के बीच, मेरे साथ सारे बुजुर्ग लोग,
फिर हमारी जो कहते हैं ना परीक्षा की घड़ी आई। सारी महिलाएं कह रीता भाई अब तुम अपना बताओ, अब तो गाड़ी खराब हो गई, इतनी गर्मी है यहाँ, सारे लोग बीमार ना हो जाए, पसीना हो रहा है, पानी भी खत्म हो गया, अब तुम अपना दिखाओ कुछ, हम लोग कैसे जाएंगे बनारस। मैंने हाथ देना शुरू किया, सड़क पर खड़े होकर के हाथ देते 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 कैसे न कैसे, कहते हैं ना कि संघर्षों में जूझ करके ही आप कोई चिराग जला सकती है। सफलताओं का चिराग बिना जूझने से संघर्षों के बीच में नहीं जलता है। और मैंने वो प्रयास किया। एक बंदे आए जीप लेकर, उन्होंने बिठाया सबको, और हमारे साथ एक जीते थे, उनको बैठा ही नहीं रहे थे। भाई नहीं पुरुष को नहीं बैठाएंगे। मैंने कहा भाई आप तो खुद पुरुष हैं, आप पुरुष को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये क्या बात है पुरुष और महिला। अरे भाई समाज के दोनों हैं और ये हमारे साथ हैं, ये नहीं जाएंगे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने उनको भी उठाया और हम लोगों को फिर इतना अच्छे से सबके घर घर छोड़ा। तो 2 संकट हमारी वन यात्रा के आज भी हम लोग याद करते हैं तो लगता है कि संकट जरूर आना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। वो सिखाते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। अगर हौसले, और कहते हैं कि परेशानी नहीं आएगी तो आपको बढ़ने का, फिर टूट जाओगे आप तो समझो खत्म आप। हौसलों के लिए फासले नहीं जरूरी है, हौसलों के लिए आपका हथियार जो है संघर्ष ही को बनाना पड़ता है, बनाना चाहिए। जी मैम, और कितने लोग अभी आपके साथ जुड़ रहे हैं या क्या जुड़ना चाहते हैं? हमको देखिए जो सहयोगी हैं वो सारे बनारस के हैं, बाहर के भी हैं, हमारे और जिलों के हैं, तो हमारे ही हैं। सहयोग देने वाला तो अपना है ना, कार्य करने वाले कार्यकर्ता अगर 10 हैं और सहयोगी कई हजार हैं तो हमारे कार्यकर्ता से बढ़कर है ना। तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है और महिलाओं की टीम है, पुरुषों की टीम है। हम लोग 15-20 हमारी महिलाएं हम लोग हैं, लेकिन सहयोग के लिए पूरे बनारस के लोग हमारे, जब भी कोई बात होता है वो लोग खुद फ़ोन करते हैं, हम भी फ़ोन करते हैं। तो कार्यकर्ता नहीं है बल्कि इस कार्य में सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी हमारे कार्यकर्ता हैं। तो मैम आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं और खास करके लड़कियों को आगे बढ़ा रही हैं, और उस जगह पर जहाँ पर लोग डरते हैं जाने से, लोग सोचते हैं कि अरे एक बार गए और वापस आ गए, कहे कि कौन जाएगा, इनको समझाना मुश्किल है। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि आप किस तरह से इन लोगों से आप बात करें, समझाएं, कैसे समझ सकते हैं ये लोग, और किस तरीके से आपने समझाया उनको कि आज आपकी संस्था से इतनी लड़कियां निकलकर आज जगह जगह पर, कई जगह क्षेत्रों पर हैं, कार्यरत है, कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो जो आप कह रही हैं, संदेश यही है कि जो बनवासी कम्युनिटी है, ये तो कल्याण आश्रम की उससे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने वाले लोग से ही संगठन की जो विजन है संगठन का वो देश भर में जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी संगठन के साथ जहाँ भी कोई जुड़ता है वो अपने उस विजन के साथ ईमानदारी से यदि काम करता है तो जो विज़न है कि बनवासी कम्युनिटी का विकास हो, बनवासी क्षेत्रों का हो, और खासकर हमारे युवा जो हैं, बनवासी क्षेत्रों के जो युवा हैं, हमारा उनसे भी यही कहना है कि अगर आपके लिए संगठन इतना बड़ा अवसर दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने बनवासी क्षेत्रों के लिए भी उसी तरीके से कार्य करके और अपनी सहभागिता निभाएं, जिससे आपका क्षेत्र विकसित हो, आपकी कम्युनिटी सम्मानजनक तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और समाज से भी मेरा एक आवेदन है, निवेदन है कि बनवासियों के लिए आप जीवन में सहयोग करें, जिससे आप शहरी जीवन स्वस्थ और सुखी होंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद शाहीन जी, आपने इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द क्विक।